A trader purchased furniture of rupees 85,000 and spent 15,000 for carrying the furniture to his business place on 1st January 2008. तो 2008 में उसने एसेट खरीदा भी है और 15,000 उसकी स्पेंडिंग की है फर्नीचर को अपने बिजनेस प्लेस में लाने के लिए। तो एक एंट्री हम करेंगे फर्नीचर खरीदने की और दूसरी एंट्री हम करेंगे 15,000 जो उसने फर्नीचर को लाने पे स्पेंड किया है। अगर ये खर्चा नॉर्मल नेचर का होता तो हम इसको कैरिंग एक्सपेंस के नाम से या कैरेज एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड करते। तो क्योंकि कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है और अभी मैंने आपको बता दिया कि ऐसे एक्सपेंस जो किसी भी फिक्स एसेट को वर्किंग में लाने के लिए लाजमी हो या जो फिक्स एसेट के खरीदने पर किए जाएं, ऐसे एक्सपेंस कैपिटल नेचर के एक्सपेंस होते हैं और ऐसे एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग अपने नाम से नहीं होती बल्कि उसी एसेट के नाम से होती है जिस पर वो किया जा रहे होते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड एंट्री आ जाएगी और ये दोनों काम 1 जनवरी को किए हैं तो इसकी डेट आ जाएगी 1 जनवरी को। तो एंट्रीज देख लेते हैं हम। जनवरी 1 2018 पे एंट्री हमने सबसे पहले की है फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट इसलिए डेबिट किया है क्योंकि फर्नीचर खरीद रहे हैं तो एसेट का रूल होता है बिजनेस में आए तो डेबिट करते हैं और हमने पैसे पे किए 85,000 तो कैश बिजनेस में से जा रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो पहली एंट्री आ जाएगी हमारे पास फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह फिर हमने 1 जनवरी को दूसरी एंट्री भी की है, सेम वही एंट्री की है, फर्नीचर अकाउंट को ही डेबिट किया है और कैश अकाउंट को ही क्रेडिट किया है। क्यों किया है वही कॉन्सेप्ट जो अभी आपको मैंने समझा दिया था, क्योंकि ये एक्सपेंस कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है तो ये अपने नाम से रिकॉर्ड नहीं होगा बल्कि एसेट के नाम से रिकॉर्ड होगा। तो इस दफ़ा इसकी नरेशन देख लें, एक्सपेंसेस पेड ऑन फर्नीचर परचेज हमने इसकी नरेशन लिखी हुई है और जब ऊपर हमने सेम एंट्री यही की थी लेकिन उसकी नरेशन थी परचेज फर्नीचर, क्योंकि परचेज फर्नीचर करने पे हमने एंट्री की थी। इट मीन जो फर्नीचर कॉस्ट की हमें उसने 85,000 कॉस्ट नहीं की बल्कि 1 लाख कॉस्ट की। इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसने कहा था जी ही डिसाइडेड टू चार्ज डेप्रिसिएशन 10% पर एनम एट द एंड ऑफ ईच ईयर अज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो ईयर एंड पे होनी चाहिए या जब कोई एसेट सेल करें तो उस सेल की डेट पर होनी चाहिए। तो फिलहाल तो एसेट सेल का कोई कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो ईयर एंड पे करेंगे। तो एसेट खरीदा था 1 जनवरी 2008 को, तो इस हिसाब से हमारा जो ईयर एंड बना वो 31 दिसंबर 2008 बना। तो डेप्रिसिएशन हर साल के एंड पे चार्ज करनी होती है और उसने हमें कहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए एंट्रीज पास करनी है और फर्नीचर अकाउंट भी 2 साल के लिए बनाना है। तो देखें 2008 के 31 दिसंबर पे जो हम एंट्री पास करेंगे वो डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा अपने नाम से डेबिट होते हैं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट होता है कि एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो जब एसेट की वैल्यू कम हो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं। तो इस एंट्री में देखें फर्नीचर अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया तो हमारे पास एंट्री आ गई डेप्रिसिएशन अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट और नरेशन हमने लिख ली डेप्रिसिएशन चार्ज। वैल्यू किसने निकाली, क्योंकि ये सेट हमें 1 लाख का पड़ा था 85,000 प्लस 15,000 और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है तो हमने देखें 1 लाख का 10% लिया यानी 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 12/12। 12/12 क्या किया 12 ये एक्चुअली प्रोरेटा बेसिस डेप्रिसिएशन होती है यानी जितने मंथ्स की डेप्रिसिएशन हो उतनी चार्ज करते हैं। तो फिलहाल क्योंकि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 12 महीने पूरे बन रहे हैं इसलिए हम मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे और डिवाइडेड बाय हमने हमेशा 12 ही करना होता है तो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 10,000। अब जब नेक्स्ट ईयर जाएंगे, ये हो गया हमारे पास पहला साल 2008 जब ये एसेट हमने खरीदा। इससे नेक्स्ट ईयर है 2009। तो जब 2009 में जाएंगे तो देखिए हमने एसेट दोबारा नहीं खरीदा इसलिए एसेट खरीदने और एक्सपेंस की एंट्री को हमने दोबारा नहीं करना। अगले साल सिर्फ एक एंट्री होगी डेप्रिसिएशन की, जो कि मैंने आपको बता दिया कि अगर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाए तो अंडरस्टूड है कि हर साल के एंड पे आपने एक दफ़ा डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो देखें दोबारा सेम वही एंट्री हो जाएगी हमारे पास। डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और फर्नीचर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। इसकी अमाउंट भी 10,000 ही निकली है क्योंकि उसने कहा था स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें जितने का एसेट खरीदा जाए हर साल उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं।
क्योंकि ये सेट 1 लाख का खरीदा गया था, इसलिए हमने दूसरे साल भी दोबारा जो कैलकुलेशन की है वो 1 लाख पर ही की है। तो देखें 1 लाख को दोबारा मल्टीप्लाई किया 10 डिवाइडेड बाय 100 10%, और फिर से क्योंकि 12 महीने बन रहे हैं अगले साल भी 31 दिसंबर तक का हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो दोबारा मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। तो ये हमारी एंट्रीज होंगी 2 साल की। पहले साल 3 एंट्रीज, एक एसेट खरीदने की, एक एसेट पर एक्सपेंस करने की, और फिर एक डेप्रिसिएशन की। और अगले साल सिर्फ एक एंट्री होगी डेप्रिसिएशन की, जो हर साल हमने चार्ज करनी होती है। अब देखते हैं इसका अकाउंट किस तरह बनता है। नॉर्मली जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें लेजर अकाउंट्स बनाने आते हैं जी। तो देखें, पहली एंट्री देखें हमारे पास है 1 जनवरी को। अकाउंट बनाना है हमने फर्नीचर का, फर्नीचर काउंट हो रहा है डेबिट, इसलिए हम डेबिट साइड पे फर्नीचर अकाउंट की डेबिट साइड पे, जो ये हमारे पास डेबिट साइड है, यहाँ रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग करने का तरीकाकार क्या होता है कि जिस चीज़ का हम अकाउंट बना रहे हो उसकी साइड सेम साइड पे रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन नेम ऑपोजिट लिखा करते हैं। जिस तरह देखिए, अगर हम फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हैं तो पहली एंट्री में अगर फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी डेबिट साइड पे जाएगी, लेकिन नाम ऑपोजिट आएगा, यानी कैश अकाउंट का नाम आएगा। तो देखें 2008 हमने ये लिख दिया पहले अकाउंट में डेबिट साइड पे, फिर 1 जनवरी तारीख लिख दी, और एंट्री आ गई कैश अकाउंट के नाम से डेबिट साइड पे, अमाउंट आ गई 85,000। क्योंकि नेक्स्ट एंट्री में फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है और उसकी तारीख भी 1 जनवरी ही है, तो फर्नीचर अकाउंट अगर डेबिट है तो हम सेकंड एंट्री की रिकॉर्डिंग भी फर्नीचर अकाउंट की डेबिट साइड पे करेंगे, और नाम ऑपोजिट आएगा, यानी कैश अकाउंट का आएगा। और इस एंट्री की अमाउंट है 15,000, तो जब इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये भी डेबिट साइड पे आ जाएगा कैश के नाम से 15,000। तो ये देखें अकाउंट में हमने जनवरी 1 लिख के कैश अकाउंट लिख दिया 15,000। अब इसकी रिकॉर्डिंग की वैल्यू लिखने की या 2 तरीके हैं, ये आपकी मर्जी है। मैंने इनर साइड पे दोनों की अमाउंट लिख के ऐड कर दी है। 85,000 और 15,000 को ऐड करके बाहर 1 लाख लिखा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट कॉलम में भी लिख सकते हैं 85,000 और 15,000, टोटल ऑटोमेटिकली 1 लाख हमारे पास आ जाएगा। सेम हिसाब 2008 की ही मजीद एंट्री है 31 दिसंबर को, जिसमें फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है। तो जिस तरह लेजर अकाउंट का रूल आपको अभी समझाया, अगर फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो इसकी रिकॉर्डिंग क्रेडिट साइड पे जाएगी और नाम ऑपोजिट आएगा, यानी इस दफ़ा नाम डेप्रिसिएशन का आएगा। तो देखें हम फर्नीचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 2008 और 31 दिसंबर लिखेंगे, लेकिन नाम आ जाएगा अब डेप्रिसिएशन अकाउंट का, और इस एंट्री की अमाउंट थी 10,000, तो क्रेडिट साइड पे अमाउंट आ जाएगी 10,000। इतनी रिकॉर्डिंग करने के बाद आपने बैलेंस निकालना है। तो देखें इतनी रिकॉर्डिंग करके आपने डेबिट साइड का टोटल करना है। 1 लाख टोटल था, इस 1 लाख को आपने डेबिट की दोनों साइड पे टोटल में लिख लेना है। फिर इस क्रेडिट साइड पे वैल्यू छोटी है 10,000, 1 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे तो क्रेडिट साइड पे आपके पास बैलेंस आ जाएगा 90,000। तो ये रूल बैलेंस का भी आपको बता दिया हुआ है कि बैलेंस करते वक्त टोटल बड़ी साइड का दोनों तरफ लिखा जाता है, क्योंकि बड़ी साइड डेबिट वाली थी, उसका टोटल 1 लाख था, 1 लाख दोनों तरफ लिखेंगे, और जो डिफरेंस निकलता है छोटी साइड माइनस करने के बाद उसको हम छोटी साइड पे लिखते हैं। अब क्योंकि क्रेडिट साइड छोटी थी, इसलिए हमने जो डिफरेंस लिखा 90,000 का उसको क्रेडिट साइड पे लिखा। अब देखिए उसने अकाउंट हमसे 2 साल का मांगा था, ये हमने अकाउंट किया अभी 2008 तक का, और 2009 में भी एक एंट्री है। तो ये जो बैलेंस 90,000 का निकला, हम इसे जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो याद रखना हमेशा ये दूसरी साइड पे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो देखें इस तरह जब हमने इसे कैरी फॉरवर्ड किया तो यहाँ ले आए हम 2008 में आपने इस बैलेंस को लिखना है बैलेंस कैरिड डाउन, यानी आगे लेकर जाओ, नीचे लेकर जाओ, और फिर आपने नेक्स्ट ईयर में आ जाना है 2009 ऊपर टाइटल। 1 जनवरी को बैलेंस ट्रांसफर होगा। 1 जनवरी को बैलेंस ट्रांसफर क्यों होगा? क्योंकि 31 दिसंबर के बाद जो नेक्स्ट डेट बनेगी वो हमारे पास 1 जनवरी बनेगी, तो हमेशा आपने नेक्स्ट डेट को बैलेंस ब्रॉट डाउन किया करना है। तो ये हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ले आए 90,000 का। अब जब 2009 की एंट्री की बात करें तो सिर्फ एक ही एंट्री थी, वो देख लेते हैं हम। 31 दिसंबर 2009, इस एंट्री में भी देखें तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और अमाउंट इसकी भी 10,000 है। इट मीन जब इसके हम अकाउंट में रिकॉर्डिंग करेंगे तो क्योंकि फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट है तो ये भी फर्नीचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, लेकिन नाम ऑपोजिट आएगा, यानी डेप्रिसिएशन का नाम आएगा। तो देखें
2009 में हम बैलेंस लिख चुके हैं, जो पिछले साल का बैलेंस था उसे दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया 1 जनवरी को, और उसके क्रेडिट साइड पे हमने 31 दिसंबर में डेप्रिसिएशन लिख ली 10,000 की। सेम उसी तरह फिर बैलेंस करने का तरीक़ाकार वही होगा हमारे पास, यानी बड़ी साइड है 90,000 की, इसका टोटल पहले दोनों तरफ लिखेंगे, 90,000 आ जाएगा डेबिट साइड के टोटल में भी और 90,000 आ जाएगा क्रेडिट साइड के टोटल में भी। इसमें से जब डेप्रिसिएशन की अमाउंट हम 10,000 माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा हमारे पास 80,000, वो हमारा नेक्स्ट बैलेंस हो जाएगा। अगर उसने मज़ीद तीसरे साल का भी अकाउंट माँगा होता तो फिर से इसी तरह हम इसे 2010 में 1 जनवरी में ट्रांसफ़र कर देते। तो देखें अभी जो हमने ये क्वेश्चन किया है, इसमें हमने पहले एंट्रीज़ की और एंट्रीज़ की मदद से देखा कि अकाउंट किस तरह बनता है। नॉर्मली जो पेपर में क्वेश्चन आता है उसमें वो आपसे एंट्रीज़ नहीं माँगता। तो देखें अगर उसने एंट्रीज़ ना माँगी हो तो भी हम अकाउंट सिंपल बना सकते हैं। उसके रूल्स मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ कि जब भी एसेट खरीदना है या एसेट पर एक्सपेंस करना है तो आपने डेबिट साइड पे लिखा करना है कैश के नाम से, और हर साल की जो डेप्रिसिएशन है वो क्रेडिट साइड पे आया करेगी डेप्रिसिएशन के नाम से। तो फिलहाल बस ये 2 रिकॉर्डिंग आप याद रख लें तो आपका अकाउंट बन जाता है। आपने फिर क्या किया करना है, डेबिट साइड का टोटल दोनों तरफ लिखा करना है, उसमें से डेप्रिसिएशन वाली अमाउंट माइनस किया करेंगे तो आपके पास बैलेंस आ जाया करेगा। उस बैलेंस को आपने नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देना है, और फिर अगले साल सिर्फ डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग होगी क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमने एसेट परचेज़ नहीं किया होगा। तो ये सिंपल सी रिकॉर्डिंग आपने याद रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर जो अब हम पढ़ेंगे, उसमें हम डायरेक्ट अकाउंट बनाएँगे। अगर क्वेश्चन गिवन है तो हम डायरेक्ट अकाउंट किस तरह बनाते हैं वो देखेंगे।